वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड, और मैं बोला था कि जस्ट उसके बाद मैं एक वीडियो करूंगा और उस क्वेश्चन उसमें मैं बताऊंगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल एंड TIR। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बोर्ड पे देखो और उससे क्वेश्चन को समझ कर सॉल्यूशन करना शुरू करो, फिर मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ए ग्लास मीडियम इफ अ रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। ओके, चलो जी, क्वेश्चन ये बोला फाइंड व्हाट, क्वेश्चन बोला क्या, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन द ग्लास मीडियम। ओके, ग्लास से एयर में आ रही है। चलो भाई, ये मीडियम जो मान लो इसको ग्लास मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ओके, कह रहा है इस मीडियम से ग्लास से किस में आ रही है, एयर में आ रही है ना, ग्लास से एयर में आ रही है। ओके, अब देखो ये डेंसर मीडियम है और एयर एक कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में आएगा तो किधर जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कुछ एंगल इस साइड जाना चाहिए, मतलब इस साइड कुछ जाना चाहिए इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कुछ जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए। लेट दिस एंगल बी आई एंगल। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन द ग्लास मीडियम। इस मीडियम में बोल रहा है मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा जब ग्लास से एयर में जा रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ओके जी, अगर मैक्सिमम एंगल बोल रहा है तो कौन सा एंगल हम लोग निकालेंगे, मैक्सिमम एंगल के लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तो ये मैक्सिमम एंगल होगा, क्योंकि उसके बाद तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बट तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, किस में जा रही है, एयर में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, साइन आई दैट इज साइन ऑफ व्हाट, साइन आई दैट इज साइन ऑफ आई एंगल, दिस इज मैक्सिमम एंगल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आई मैक्स लिखूँगा। ओके, अपॉन साइन आर, साइन आर कितना होगा, अगर आई मैक्सिमम है रिफ्रैक्शन के लिए, इसका मतलब ये कौन सा एंगल होने वाला है, क्रिटिकल एंगल होने वाला है। इसको मैं लिख दूँ 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम एंगल के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज N2/N1। N2 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसमें रे ऑफ लाइट आ रही है, N1 किसका 3/2। ओके, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आई मैक्स, ठीक है, आई मैक्स इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/3, इसलिए आई मैक्सिमम इज व्हाट, आई मैक्सिमम इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, यानी मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इससे ज़्यादा अगर एंगल लेंगे, अगर आई मैक्सिमम से ज़्यादा अगर एंगल लेंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट इज TIR। और इस एंगल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस एंगल को एक और नाम बोल सकते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल। ओके, इस एंगल को एक और नाम बोल सकते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल, है ना। चलो जी, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, क्योंकि एक बच्चा ने क्वेश्चन किया था कि सर बोर्ड से हट जाइएगा, तभी हम लोग सोल्यूशन अच्छे से लिख पाते हैं। तो चलो मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को छाप लो, है ना, फिर मैं इरेज करता हूँ। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से पढ़ोगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम म्यू इज इक्वल टू 2 इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। चलो देखो, यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे होगा, बनाए हैं डायग्राम। डायग्राम में देखो
कि पहले तो बोल रहा है क्रिटिकल एंगल से डबल एंगल से अगर इंसिडेंस करेंगे वैक्यूम से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, समझने की चीज़ है कि ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसका निकालना है। दे रखा है क्या वो पहले समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है, लेट दिस बी आई एंगल, वो कितने के बराबर है, 2IC के बराबर है। अब IC कितना होगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। IC तो तभी निकाल पाते हैं जब रे ऑफ लाइट किधर से जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है। यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है। यहाँ से हम लोग क्रिटिकल एंगल नहीं निकाल सकते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल पहले हम लोग को निकालना है कब, जब मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उससे अगर वैक्यूम में जाएगा तो जानते हैं हम लोग क्या जानते थे हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल के बारे में जानते थे साइन IC इज इक्वल टू क्या लिखते थे, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, क्या जानते थे हम लोग, N2/N1। साइन IC इज इक्वल टू क्या जानते थे, N2/N1। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था क्रिटिकल एंगल में, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। अब हमको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी किस में जाएगा, वैक्यूम में जाएगा। तो वैक्यूम में जाएगा तो लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वैक्यूम में जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और इसका कितना है 2, दैट इज 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री होता है भाई, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब IC अब आपको मालूम हो गया क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 2IC है तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो निकाल देंगे, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस पॉइंट पे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन I/sin R इज इक्वल टू N2/N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। यहाँ से बताओ, देखो एरो देखो, रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, मीडियम 2 में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, आ रही है किस में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है। ओके जी, साइन I कितना है तो 2IC, IC इज 30 देन 2IC इज व्हाट 60 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ 60 डिग्री बाई साइन R, क्योंकि हमको R तो निकालना ही है इसलिए 2/1। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 2 को अगर हम लोग नीचे ले आए दैट इज डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा साइन R। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 होगा ना, √3/4। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वाट, साइन इनवर्स ऑफ √3/4, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, √3/4। तो ये क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को अगर जिसको नहीं समझ में आया है फिर से एक बार समझ लो। ये बेसिकली जो डाटा दिया हुआ है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्रिटिकल एंगल कब निकालते हैं हम लोग, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। डेंसर मीडियम यहाँ पे कौन सा है, मीडियम 2 दैट इज μ इज इक्वल टू 2 एंड रेयर मीडियम कौन सा है, वैक्यूम। तो यहाँ से IC इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, या फिर निकाल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ N2/N1। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, किस में जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के लिए डेंसर से रेयर जाना चाहिए। तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वैक्यूम का 1 और किससे आ रही है, दैट इज डेंसर का क्या है 2। तो यहाँ से हम लोग 1/2 दैट इज IC इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्रिटिकल एंगल जो होगा उसका डबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बताओ रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो यहाँ से R निकालना था, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/4। समझ में आया, चलो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बोर्ड से मैं हट गया हूँ, आप इसको लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा so that the light entering normally through the surface AC of a prism n is equal to 3/2 does not cross the second refracting surface AB। अब देखो मैं यहाँ पे फिगर बना लिया हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहाँ से रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो बोल रहा है कि
अपना क्या चाहिए, एंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए ताकि सेकेंड यहाँ पे जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस प्रिज्म का वो उससे पास ना करे रे ऑफ लाइट। मतलब अगर पास नहीं रे ऑफ लाइट करना है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टोटल जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, मतलब टोटल TIR होना चाहिए, यही ना। मतलब अगर टोटल रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है वो टोटली का टोटली अगर वापस आ जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये कह रहा है रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट किया तो रे ऑफ लाइट क्या होगा बताओ, रे ऑफ लाइट तो ये हो गया। अब यहाँ पे आया रे ऑफ लाइट, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले भाई, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। चलो भाई नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये नॉर्मल हो गया अपना, है ना। अब ये एंगल जो है, ये एंगल इतना होना चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से ये एंगल क्या होना चाहिए, एंगल I जो है यहाँ पे वो एंगल I जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम में ना आकर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यही तो बोल रहा है कि फाइंड दिस एंगल सच दैट द रे ऑफ लाइट डज नॉट रिफ्रैक्ट थ्रू द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। यही तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का क्या वैल्यू होगा ताकि ये यहाँ से रिफ्रैक्शन ना हो, मतलब टोटल रिफ्लेक्ट कर जाए रे ऑफ लाइट। वो कब होगा, जब I इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, IC लिखता हूँ मैं, I इज़ ग्रेटर देन IC होना चाहिए। IC इज़ व्हाट, एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए I। अब क्रिटिकल एंगल कितना होगा पहले वो मेरे को मालूम करना पड़ेगा। तब भी अभी हम लोग सीखे थे IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें रे ऑफ लाइट जाना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, N1 किस में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग। अब इस मीडियम पे हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से देखो रे ऑफ लाइट किधर जाना चाहिए, इधर। तो N2 का वैल्यू क्या हो गया 1 और N1 का वैल्यू क्या हो गया √3/2। यहाँ पे N1 वैल्यू ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग IC इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ N2 वैल्यू क्या हो गया, ये जिसमें रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था, दैट इज 1/3/2, 1/3/2। इसलिए IC इज इक्वल टू क्या हो गया, IC इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर ये होगा। अब एंगल I जो होगा क्या होना चाहिए, IC से बड़ा होना चाहिए। अब देखो एंगल I बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमको तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो, अगर ये थीटा है, अगर ऐसे इसको कर दें हम लोग, अगर ये थीटा है तो ये कौन सा हो गया 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो गया, I भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी I इजिकल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब I इजिकल टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से आ जाओ, इसका मतलब I इज़ ग्रेटर देन IC, इसलिए क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज़ ग्रेटर देन IC, है ना, ग्रेटर देन IC। ओके जी, आ जाओ। अब यहाँ से हम लोग आ जाओ, 90 माइनस थीटा इज़ ग्रेटर देन IC का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ओके, अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग जी। देखो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 है, इसको हम लोग साइन को इधर ले आए तो क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज़ ग्रेटर देन 2/3, ये होना चाहिए। अब यहाँ से आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन 2/3, यानी थीटा क्या होना चाहिए ताकि रिफ्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ कितना 2/3। अगर इतना थीटा अगर इतना एंगल से बड़ा होगा तभी यहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब रे ऑफ लाइट उस मीडियम में नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन है पूछ रहा था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, है ना। तो एक चीज़ आप लोग को समझ में आएगी होगी, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तब तक आप लोग इसे छाप सकते हो। चलो जी,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, सुनो पहले बोर्ड पे देखो बढ़िया से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ग्लास रॉड हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन is bent into the shape as shown in figure. Okay, the radius of the inner semicircle is r and the width of the rod is d. Find the minimum value of d by r so that the light enters at a will emerge at b. Refractive index of glass is 1.5. ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और देखो समझो क्या बोल रहा है, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ, है ना। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, म्यू इज इक्वल टू 3/2, यही तो दे रखा ना, म्यू इज इक्वल टू 3/2 नहीं, हाँ सही है, म्यू इज इक्वल टू 3/2। ओके, कह रहा है डायग्राम अब दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि लाइट रे ये ए है और ये बी है, यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं और सच डैट कि यहाँ से रिफ्लेक्ट करना चाहिए रे ऑफ लाइट, मतलब इसके अंदर में क्या होगा आप सोच सकते हो, यहाँ पे मतलब टोटल रिफ्लेक्शन होगा तभी रे ऑफ लाइट वापस आएगा। तो अब देखो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो रे ऑफ लाइट को हम लोग ले जाते हैं, मान लो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट, मैं म्यू का वैल्यू इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू इज इक्वल टू 3/2, मैं लेता हूँ यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। ओके चलो, ऐसे रे ऑफ लाइट गया 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 गया, देखो यहाँ पे कहीं इंसिडेंट करेगा, थोड़ा सा अगर रे ऑफ लाइट टेढ़ा दिख रहा होगा तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से रे ऑफ लाइट गया गया, अब यहाँ पे फॉल किया, ये तो ग्लास है भाई, अब फॉल किया अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट और ये ग्लास है, थोड़ा सा रे ऑफ लाइट को मैं 1 मिनट रुको, बच्चा बोलेगा कि सर आप इतना सटा के लिए हो, मैं इधर से भी तो ले सकता था, चलो भाई मैं यहीं से लेता हूँ, है ना, चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेता हूँ। ओके हाँ चलो मैं यहाँ से ले लिया। ओके आ जाओ, आप देखो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट जो होगा लाइट, यहाँ से ये तो नॉर्मल हो जाएगा, देखो ये सेंटर से आएगा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी यहाँ से आएगा रे ऑफ लाइट और फिर इधर वापस आ जाएगा, है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या आएगा, इधर आएगी, ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आने के बाद यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा और रे ऑफ लाइट फिर इस तरीके से आ के और यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, हाँ जी आ रहा है। अब देखो बेसिकली ये समझना कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, ये इसका मतलब जो ये रॉड है, ग्लास रॉड है, इसका ये सरफेस और ये सरफेस समझना एक दूसरे को टच कर रहा है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, मतलब ये समझना कि ये जो बेसिकली है ये आर के बराबर ही है ना। अब आ जाओ, मान लो कि यार थीटा से इंसिडेंट किया ये रे ऑफ लाइट, तो थीटा से भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ सर थीटा से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आ जाओ, अगर ये थीटा से रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो इस ट्रायंगल में देखो, मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पे सेंटर है ओरिजिन, दिस बी ए, और ये मान लेता हूँ यहाँ पे जो टच कर रहे हैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी। ओके तो आ जाओ, लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो थीटा जो एंगल है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, आई सी। अगर टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, टोटल रिफ्लेक्ट करके आ गया, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आई सी से बड़ा होना चाहिए थीटा, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन आई सी। अब आई सी कितना कैसे निकालेंगे से सोचो, आई सी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1, n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस पे रे ऑफ लाइट जा रही है, देखो एयर से गई किस में, ग्लास में, तो क्या लिखेंगे हम लोग भाई, साइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ से देखो अगर रिफ्रैक्शन होता तो किस तरह जाती है, एयर में जाती है, और कहाँ से, ग्लास से, तो लिखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का, डेट इज 3/2, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 2/3। और अगर ये बार बार आपको नहीं करना है तो सिंपली सा लिख देना,
साइन आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ठीक है, वन एयर का हर हमेशा 1 ही होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट क्या है ये केस में, स्पेशल केस में मैं बताया था, ध्यान रखना कि यहाँ पे हो सकता था कि अगर मैं इसे वाटर में रखता तो इधर वाटर होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका तो 1 नहीं होता, उसका कुछ और होता। कितना होता है 4/3, वहाँ पे लिखना पड़ता, तो सोचना पड़ेगा इसके लिए, है ना। चलो अब देखो यहाँ से आई सी क्या होना चाहिए 1/μ, यानी थीटा शुड बी ग्रेटर देन आई सी, डैट इज साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 1 डैट इज 2/3। यहाँ पे लिख दे क्या, आई सी अभी निकाले हैं। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट 2/3 लिख सकते हैं क्या। साइन इनवर्स को ये साइड ले आए, आर एच एस साइड लाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में इन साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है क्या, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में अगर देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा तो इसके सामने ये पी हो गया और ये व्हाट बी हो गया, साइन थीटा इसको एच हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं p/h, पी कितना, पी कितना आर है और एच कितना ये, तो ये आर हो गया और ये डी दिया हुआ है लेंथ, है ना, विड्थ दिया हुआ है डी, तो ये आर और आर प्लस डी, तो मैं लिख सकता हूँ आर प्लस डी। हाँ जी, तो ये अगर ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या लिख सकता हूँ कि r/r प्लस डी इज़ ग्रेटर देन 2/3, क्या लिख सकता हूँ ये मैं, बोलो r/r प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन क्या लिख सकता हूँ 2/3। ओके, अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ r प्लस डी बाई आर प्लस डी बाई आर, क्या लिखेंगे बताओ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना, इससे 3r यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 3r इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू आर प्लस डी लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हैं आप। अब देखो क्या लिखना है भाई, लिखना क्या है हम लोग को r प्लस डी, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 इज़ ग्रेटर देन r प्लस डी बाई वाट r, लिख सकते हैं ना। चलो 3/2 r प्लस डी, हाँ ये लिख सकते हैं। इसलिए अब यहाँ से आ जाओ, क्या लिखेंगे बताओ, r से r कैंसिल हो गया, डेट इज़ 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई आर। हमको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी बाई आर का रेशियो पूछ रहा था, तो डी बाई आर यहाँ पे आ गया क्या, इक्वल टू नहीं सॉरी ग्रेटर देन, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इधर ये माइनस में आ जाएगा, डेट इज़ 1/2, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन डी बाई आर, 1/2 इज़ ग्रेटर देन डी बाई आर। तो क्या इसमें बोला था, बेसिकली पूछ रहा था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। अब डी बाई आर जो कह रहा है, मतलब यहाँ से एक चीज़ एक यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई आर क्या बोल रहा है, डी बाई आर शुड बी लेस देन 1/2, तो मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, डी बाई आर शुड बी लेस देन 1/2, ठीक है, लेस देन 1/2 बोल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, 1 मिनट, हाँ फाइंड द मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे लगता है शायद हम लोग ये करने में गलत किए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती कर दिया, लिखने में गलती किया, ये रेशियो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन। अब यहाँ से यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो डी बाई आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी बाई आर इज़ ग्रेटर देन 1/2, डी बाई आर इज़ ग्रेटर देन 1/2, इसलिए डी बाई आर का वैल्यू क्या लिखता है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ से बोल रहा है डी बाई आर हर हमेशा 1/2 से बड़ा ही होना चाहिए। अब बड़ा होना चाहिए मतलब क्या, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 1/2 ही होगा, उससे बड़ा तो हो जाएगा और कुछ। हम लोग को डी बाई आर का मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी बाई आर का मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 1/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे देखना गड़बड़ कर दिए थे हम लोग, क्या देखो बेसिकली क्या हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये भी तो चेंज होगा, मतलब जो इनइक्वलिटी का साइन है r बाई, अगर हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं और हम लोग दोनों को चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्चुअली चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो हमारा इनइक्वलिटी भी चेंज होता है। तो 3r शुड बी लेस देन व्हाट, r बाई r प्लस डी का, है ना।
तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे और इसको लास्ट में आपको मिनिमम आर डी बाई आर ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, इसलिए डी बाई आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए जेईई एडवांस में पूछा जाता है। अभी तक उससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उस तरह का क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में, है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in air and light incident at a maximum angle of theta naught from vertical. Find minimum value of mu for which in total internal reflection takes place at the vertical phase. देखो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि इधर से मैक्सिमम एंगल से इंसिडेंट किया रे ऑफ लाइट को। ओके, इसका स्लैब का जो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है। बोल रहा है कि ये वर्टिकल सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा है उसको समझने की ज़रूरत है ना। चलो जैसे मैं चलो इसको ड्रॉ करता हूँ। अब देखो एयर से आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कुछ ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो क्या होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। चलो भाई मैं टुवार्ड्स द नॉर्मल ले लिया, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल मैं ले लिया। लेट दिस बी एंगल अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा एंगल से मैं मानता हूँ कि रिफ्रैक्ट किया होगा। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेसिकली कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, मतलब रे ऑफ लाइट इधर आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, यही तो बोला। अगर ये अल्फ़ा है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बताओ। अगर ये अल्फ़ा है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, या इसको अल्फ़ा ले लो आप। अगर इसको अल्फ़ा लोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ओके, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर ये अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे समझो। हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल रिफ्लेक्शन करवाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो IC होगा वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सॉरी अल्फ़ा जो होना चाहिए वैल्यू क्या होना चाहिए, IC से बड़ा होना चाहिए, है ना। और अगर IC का यहाँ से वैल्यू लिख दे तो क्या लिखेंगे, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। अभी पढ़ा थे, या N2/N1 जो भी पढ़ना है। यहाँ पे देखो 1/μ लिखा, रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, यहाँ पे म्यू मत लिखो, नहीं तो तुमको लगेगा कि सर डायरेक्ट फार्मूला बना दिए, N2/N1 ही लिखो। चलो ठीक है, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ N2/N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जाना चाहिए। इधर देखो एयर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/ किससे जा रही है, म्यू, तो यहाँ से हो गया म्यू, है ना, तो 1/μ हो गया। ओके, तो यहाँ से IC का वैल्यू अपने को मालूम हो गया। बट अल्फ़ा जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन IC होगा तभी टोटल रिफ्लेक्शन होगा। अल्फ़ा जो वैल्यू है ग्रेटर देन IC होगा तभी टोटल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, देखो अल्फ़ा अगर बढ़ा है तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ लिख सकता हूँ। इसका मतलब साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1/μ लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ काम करना है क्या, नहीं करना है सर, ठीक है। हमको बेसिकली क्या चाहिए था, म्यू का रिलेशन चाहिए था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगा। बट अल्फ़ा तो मैं खुद से जूम किया हूँ, अल्फ़ा तो दिया नहीं क्वेश्चन में, दिया है थीटा नॉट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ। अब इस पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, मान लो लेट दिस पॉइंट बी P, एट पॉइंट P, अब मैं अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या लिखूँगा बताओ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2/N1। बताओ साइन I कितना, I बता रहा है थीटा नॉट, दैट इज थीटा नॉट। R कितना, दैट इज 90 माइनस अल्फ़ा, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इनटू किस में जा रही है रे ऑफ लाइट, दैट इज म्यू, एंड दिस इज 1। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा नॉट, साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज व्हाट, कॉस अल्फ़ा, तो म्यू कॉस अल्फ़ा, म्यू कॉस अल्फ़ा। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फ़ा। ये देख कर देखो क्या दे रखा है, साइन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन
1/μ, वहाँ पे कॉस अल्फ़ा दे रखा अपने को, तो क्या करेंगे बताओ। अगर साइन अल्फ़ा 1/μ है और साइन थीटा नॉट जो बोल रहा है साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से हम लोग के साइन अल्फ़ा अगर मालूम है तो हम लोग कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम लोग, दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो इनइक्वलिटी सेम रहेगा। हाँ जी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इनइक्वलिटी में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसको भी करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1/μ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज़ ग्रेटर देन 1/μ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी कैसे चेंज नहीं की वो समझो पहले। अगर इसको करते हैं स्क्वायर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हर हमेशा ग्रेटर देन ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। अब देखो इस क्वांटिटी को इधर ले आओ तो 1 - 1/μ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से आ जाओ तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर -1/μ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इज़ व्हाट, कॉस अल्फ़ा इज़ लेस देन व्हाट, म्यू स्क्वायर -1 √, ये म्यू स्क्वायर, ओके ये लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी। अब यहाँ देखो म्यू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ क्या, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन दिस। अगर बोल रहा है ग्रेटर देन दिस और हम लोग के पूछ रहा है 40 क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो क्या करना है देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से म्यू स्क्वायर -1 ये, है ना। चलो यहाँ से अगर हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फ़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा नॉट बाई म्यू इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, है ना। तो अब यहाँ से देखो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो है हम लोग लिख देते हैं ये, डेट इज़ साइन ऑफ थीटा नॉट बाई म्यू इज़ लेस दैन म्यू स्क्वायर -1/म्यू स्क्वायर, है ना। चलो तो देखो बेसिकली अब क्या करेंगे हम लोग, सो समझो इधर। अब अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दे, इधर देखो दोनों साइड अगर हम लोग अब स्क्वायर कर दे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर इज लेस देन म्यू स्क्वायर -1/म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर देखो दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि म्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 + साइन स्क्वायर थीटा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब म्यू इज़ ग्रेटर देन √1 + साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी, ओके। तो म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बोल रहा था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। मिनिमम वैल्यू अगर तो म्यू बोल रहा है हर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, हर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब मिनिमम क्या हो गया, सबसे कम तो ये होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू मिनिमम लिख सकते हैं क्या, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अब डायरेक्ट। म्यू मिनिमम इज़ व्हाट, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इससे बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन सबसे कम मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए, 1 + √1 + साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरीक़े का जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, ओके। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग छाप लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोल रहा है रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 where N2 is greater than N1. A ray of light is incident on the at a surface AB of the slab as shown in figure. Okay, find the maximum value of angle of incident, that is alpha maximum पूछ रहा है, such that the ray comes out only from the surface CD. देखो फिगर आपके सामने पड़ा है, बोल रहा है कि यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल किया इस स्लैब पे, ABCD इसका नाम रखा है। बोल रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बाहर जो है वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ना देकर N2 दे दिया है। पूछ रहा है अल्फ़ा मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा ताकि यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद रे ऑफ लाइट इससे नहीं निकलना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। अगर इससे नहीं निकलना चाहिए मतलब इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो इससे रिफ्लेक्ट होगा। देखो मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। अब देखो ये ग्लास है और ये वाटर है, और ये जो क्योंकि ये चीज़ दे रखा है कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका कम है। इसका मतलब इधर भी तो वाटर है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगा बताओ? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो किधर बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जा रहा है, सॉरी ये N1 है ना और ये N2 है। एक मिनट, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या रखा है? रेक्टेंगुलर स्लैब इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2 इज ग्रेटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा दे रखा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो मान लो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरीके से गया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा मैं ले लेता हूँ, इस तरीके से गया है ना, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, बट ऐसा केस होना नहीं चाहिए कि ग्लास स्लैब से ज़्यादा होना चाहिए, बट दे रखा है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। हो सकता है ऐसा ग्लास हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी कम हो, ऐसा हो सकता है ग्लास स्लैब। अब यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? सबसे पहली बात है कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, अब यही डेंसर दे रखा है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दे रखा है, यहाँ पे ये चीज़ आपको करना पड़ेगा कि N1 इज़ ग्रेटर देन N2। ओके, N1 इज़ ग्रेटर देन N2, क्वेश्चन में दे रखा है N2 क्वेश्चन में दे रखा है वाट N2 इज़ ग्रेटर देन N1, तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है अब ये गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बुक में भी गलत देता है, सोचो, तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एडिट करना है ना। बोल रहा है N1 इज़ ग्रेटर देन N2। अब देखो क्योंकि N1 बड़ा है N2 से, तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवार्ड द नॉर्मल, तो टुवार्ड द नॉर्मल देखो इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट क्या होगा बताओ? यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगा बताओ? यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, यानी यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ से देखो इस तरीके से बाहर होगा, इस तरीके से बाहर होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोल रहा है कि क्या कंडीशन अल्फ़ा मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा ताकि यहाँ से CD से बाहर होना चाहिए, AD से बाहर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा कंडीशन, यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। चलो भाई, मैं मानता हूँ लेट ये R एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल ये 90 है R, तो दिस इज 90 माइनस R। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे अगर टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है दैट इज 90 माइनस R, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? IC, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल देखो भाई निकाल लेते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए था? साइन इनवर्स ऑफ
N2 बाई N1, साइन इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। तो IC क्या होगा देखो, IC इज बेसिकली N2 बाई N1, तो साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, N2 बाई N1। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, जाना चाहिए किसमें, इसमें। यहाँ तो N2 दे रखा है, N2 बाई N1 हो गया, ये होगा अपना, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस R इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ N2 बाई N1, साइन इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो cos R लिख सकते हैं, cos R इज ग्रेटर देन N2 बाई N1। लिख सकते हैं क्या, cos R इज ग्रेटर देन N2 बाई N1। और हम लोग लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सोचो। अब यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हमको तो अल्फ़ा मैक्सिमम चाहिए, R थोड़े ना चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा मैक्सिमम। चलो यहाँ से देखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट, इस सरफेस पे, रिफ्रैक्शन एट AB सरफेस। कौन सा सरफेस पे देख रहे हैं, AB सरफेस पे हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दैट इज अल्फ़ा मैक्सिमम, अल्फ़ा मैक्स। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R, दैट इज साइन R। N2 बाई N1, N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 बाई N1। यहाँ पे N2 बाई N1, N2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, किस में जा रही है, N1 में। तो यहाँ से लिख सकते हैं N1 बाई N2, लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ R इंटू N1 बाई N2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं भाई, हम लोग को R मालूम है, R इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। अल्फ़ा मैक्सिमम का क्या बोल रहा है, व्हाट इज अल्फ़ा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो बेसिकली कॉस इनवर्स कॉस R दे रखा है, वहाँ पे हमको साइन R हमको यूज़ करना है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई अब क्या करेंगे सो देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन अल्फ़ा मैक्सिमम है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू साइन R। यहाँ से N1 बाई N2 साइन R और सॉरी R का वैल्यू यहाँ से देखो, लिखो R कितना ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, R शुड बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। R शुड बी ग्रेटर देन N2 बाई N1। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा मैक्स शुड बी N1 बाई N2 साइन R। यहाँ से देखो अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस R इज़ ग्रेटर देन N2 बाई N1, जैसा कि इसे पहले वाला लाइन में लिखा है, कॉस R इज़ ग्रेटर देन N2 बाई N1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, कॉस R को लिख सकते हैं अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर R, साइन स्क्वायर R लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को साइन R का वैल्यू चाहिए भाई। तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन N2 बाई N1, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर दोनों साइड कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर R इज़ ग्रेटर देन N2 बाई N1 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो साइन R शुड बी लेस देन 1 माइनस N2 बाई N1 का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। साइन R शुड बी लेस देन 1 माइनस N2 बाई N1 का स्क्वायर। तो साइन हाँ ये रूट के अंदर रहेगा, सही, ठीक है। चलो ये होना चाहिए। अब साइन R लेस देन होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन क्या आ जाएगा, लेस देन व्हाट, साइन R का वैल्यू रख दे,
तो यहाँ से n1/n2 क्या लिखेंगे बताओ, साइन आर का वैल्यू शुड बी लेस देन अंडर रूट ओवर 1 माइनस n1/n2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा मैक्सिमम जो इससे छोटा ही होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मैक्स शुड बी साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, n1/n2 अंडर रूट ओवर 1 माइनस n1/n2 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा मैक्सिमम का वैल्यू ये होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्फ़ा मैक्स शुड भी लेस देन ये होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, बाकी उससे छोटा ही जो भी होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन जो है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में ही पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको दे देगा n1/n2 का वैल्यू दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। वैल्यू नहीं दिया था इसलिए इसका कोई आंसर इस तरीक़ा से आया है, बाकी नहीं तो इसका आंसर आ सकता था ज़्यादा आसान तरीके से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो एपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे आने वाला है। मतलब उसमें जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग कभी कभी मान लो कि अगर स्विमिंग पूल जाते हैं या नदी जाते हैं, समुद्र जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि कोई मछली या कुछ भी एक पत्थर पानी के नीचे रखा हुआ है, हम लोग जब देखते हैं ऊपर से तो देखते हैं कि पत्थर या मछली जो भी है ऊपर दिखाई देता है। मतलब एक्चुअल जो उसका डेप्थ है वहाँ पे नहीं दिखाई देता है, उससे ऊपर दिखाई देता है। तो कितना ऊपर दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। टाटा एंड बाय बाय।